नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर इस चैनल पे। आज मैं चौथे चरण में किए गए मतदान को लेकर एक समीक्षा करूंगा, एक अंदाज़ा बताऊंगा जो कि जनता से मुलाकात और उनकी बात के बाद जो नतीजा हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उस आधार पर मैं आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जनता का मूड कैसा रहा चौथे चरण में? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल चौथे चरण का मतदान हुआ और चौथे चरण में 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि इससे पहले 3 चरण में मतदान हो चुके, जिसमें 282 सीटों पर मतदान हुआ और कल जो है वो 96 सीटों पर मतदान हुआ, यानी टोटल 379 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। हालांकि तीसरे चरण की तुलना में चौथे चरण में अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा। तीसरे चरण में वोट परसेंटेज जो था वो कितना था, 61% था, लेकिन चौथे चरण में वोट परसेंट लगभग 63% हुआ, यानी थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ा चौथे चरण में। लेकिन हाँ, 2019 के मुकाबले में चौथे चरण में भी वोट परसेंटेज कम रहा, क्योंकि 2019 में चौथे चरण में जो वोट परसेंटेज था वो कितना था, 69, यानी 69% वोट पड़े थे। ठीक है, तो उसकी तुलना में तो कम रहा, लेकिन हाँ तीसरे चरण की तुलना में चौथे चरण में ज़्यादा रहा। तो जनता का इस चौथे चरण में किस ओर रुझान रहा, जनता ने किस आधार पर वोट किए, और ख़ास तौर से मैं यूपी को लेकर बात करूंगा, चूँकि यूपी में एनडीए गठबंधन पहले से बहुत मजबूत रही है ना। और उसके साथ पैरेलल हम लोग आंध्र प्रदेश को भी देखेंगे, जहां पर कि आज 25 की 25 सीटों में एक साथ क्या हुए, मतदान हुए, और वहां पर विधानसभा के भी साथ साथ क्या किए गए, मतदान किए गए, है ना। मतदान हुए 175 सीटों पर, विधानसभा के भी 175 सीटों पर मतदान हुए। तो समझिएगा, अगर आप इन 96 सीटों का अंदाज़ा लगाएं और इसका समीकरण देखें, तो अगर मैं पिछले चुनाव के आधार पर मैं बात करूंगा तो इस चौथे चरण में जो 2019 में वोटिंग हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो किसके पास थी, बीजेपी के पास थी, 42 सीटें थी। और दूसरे नंबर पर YSRCP यानी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उनकी सीट जो थी वो 22 सीटें थी। और तीसरे नंबर पर अदर्स की 26 सीटें थी और कांग्रेस की 6 सीटें थी। ये 2019 का आंकड़ा है। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल जो है लोगों का रुझान कैसा रहा? तो सबसे पहले मैं कल एक बार जो है जो 10 राज्यों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग संख्या में सीटों पर जो मतदान हुए उस पर कितने परसेंट मतदान हुए उसका एक परसेंटेज जान लें, तो सबसे ज़्यादा फिर से अगर देखा जाए तो बंगाल में सबसे ज़्यादा 76% मतदान हुए, और सबसे कम जो मतदान हुए वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में 36% मतदान हुए। लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 63% मतदान किए गए। अब इसमें देखिए, मैं सबसे पहले यूपी के हाल को लेकर मैं बात करूँगा, चूँकि ये कहा जाता है ना कि दिल्ली की जो गली जाती है, दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो यूपी के गलियारों से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ये आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए। तो मैं सबसे पहले यूपी के सीटों के बारे में बात करूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित सीट कन्नौज को लेकर सबसे पहले मैं बात करूंगा, चूँकि ये एक तरह से वीआईपी सीट है। यहाँ से, है ना, आप कहेंगे कि सपा के जो प्रमुख अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, चुनावी मैदान में है, और दूसरी तरफ 2019 के विजेता सुभद्र पाठक जी जो कि वहाँ से सांसद भी है, जिन्होंने 2019 में डिम्पल यादव जी को हराकर वो सांसद बने थे, उनसे मुकाबला चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कन्नौज के अंदर, तो यहाँ पर सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर चल रही है। बीएसपी दूर दूर तक यहाँ पर शामिल नहीं है। और ये सिर्फ कन्नौज सीट की बात नहीं है, बल्कि यूपी के दूसरे तमाम सीटों की अगर आप बात करें तो कुछ जगहों पे तो जो बीएसपी ने जो अपने हाथी ने जो अपना विसात बिछाया था उसमें वो अपना कोर वोट भी हासिल नहीं कर पाए। तो ज़्यादातर जो जगहों पे हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि सीधी टक्कर जो है ना वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच देखने को मिल रही है, जिसमें कन्नौज सीट जो है ना वो सबसे चर्चित सीट, चूँकि ये वीआईपी सीट है ना, तो इसमें सीधी टक्कर दिख रही है। अब ये तो 4 जून को नतीजा जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सीट किसके पक्ष में जाता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, लेकिन हाँ अभी जैसा कि अनुमान लग रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है, वो सीट किसी के पक्ष में भी जा सकता है। 2019 वाली स्थिति इस साल जो है वहाँ पर 2024 में कन्नौज में नहीं है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें, अगर मैं उन्नाव की बात करूँ, ठीक है,
उन्नाव की बात करूं तो उन्नाव में क्या है, मोदी फैक्टर है। और यहाँ से बीजेपी के, है ना, पूर्व के सांसद, यानी पहले भी सांसद रहे हैं और वर्तमान में भी सांसद है, साक्षी महाराज जी क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और ये मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को मात देना तो बहुत मुश्किल है। साक्षी महाराज की सीट जो है ना बिल्कुल सेफ दिख रही है, हालांकि मुकाबला है, लेकिन ज़्यादा ये अनुमान है कि बीजेपी के पाले में ये सीट फिर से चली जाए, साक्षी महाराज जी फिर से जीत जाए। ठीक है। अगर मैं सीतापुर की बात करूं तो सीतापुर में जो मतदाताओं का रुझान रहा, वहां पर भी इंडिया और एनडीए के बीच रुझान रहा, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी और सपा के प्रत्याशी सीतापुर में राकेश राठौर जी क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी दोनों में कांटे की टक्कर। अगर आप खीरी की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले का संभावना है, यहां पर दो लोगों के बीच टक्कर नहीं है। अब वो समय बताएगा कि चुनाव किसके पक्ष में जाता है। अगर आप धौरहरा सीट की बात करें तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, यहां पर भी तय नहीं किया जा सकता कि किस पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन अगर बहराइच की आप बात करें तो बहराइच में क्या है, इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में क्या है, पुरजोर टक्कर। हालांकि बहराइच में एक विधानसभा जो कि आपने नाम सुना होगा, महसी विधानसभा, वहाँ वो क्या है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, जिससे कि, है ना, एनडीए गठबंधन को यानी बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये सीट हमारी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन हाँ, एनडीए और इंडिया दोनों में बहराइच में क्या है, भरपूर टक्कर चल रही है, समझिएगा। हरदोई की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया और एनडीए के बीच टक्कर चल रहा है। कानपुर में भी यही दो, इंडिया और एनडीए के बीच टक्कर चल रहा है। ठीक है। अगर आप शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में भी जो है ना सीधी टक्कर तो है, लेकिन यहां पर आप कहेंगे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरुण सागर जी वो काफी लीड करते हुए दिख रहे हैं। कहां पे, तो शाहजहांपुर में ऐसा लग रहा है कि उनकी सीट आराम से निकल जाएगी। अगर आप इटावा की बात करें तो इटावा में भाजपा के उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया जी हैं और सपा के जितेंद्र दोहरे जी हैं। यहाँ पर भी, है ना, सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर चल रही है। लेकिन हाँ, जितेंद्र दोहरे जी को अगर दोहरे समाज का भरपूर मत मिलता है तो हो सकता है कि सपा के पाले में ये चला जाए। लेकिन हाँ, टक्कर बहुत ज़बरदस्त है ना। बीजेपी की यहाँ पर बहुत अच्छी फील्ड बनी हुई है, बीजेपी ने बहुत अच्छा यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, अच्छी तरह से लोगों को, जनता को अपने पक्ष में लाने का काम किया। लेकिन अब वो समय बताएगा। अगर आप फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में भी सपा के नवल किशोर से भाजपा के मुकेश राजपूत के बीच क्या देखने को मिल रही, टक्कर देखने को मिल रही। और यहाँ पर फर्रुखाबाद में अगर आप देखेंगे तो फर्रुखाबाद में जो है कहीं ना कहीं मुकेश राजपूत जी के लिए थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी का मामला दिख रहा है। लेकिन हाँ, मुकेश राजपूत जी फिर भी मजबूती से क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में जो है भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह और सपा के प्रत्याशी राजा राम पाल जी क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी जो है सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर चल रही है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं उनका रुझान कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ दिखा, है ना। लोगों के बातचीत से ये अंदाजा हुआ कि फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि इंडिया गठबंधन यहाँ से निकलेगी, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर क्या कर रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि आप अगर अकबरपुर में आप देखें तो मैथा और रूड़ा क्षेत्र में जो है ना ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा है और उनके वोट बहुत ज़्यादा पड़े हैं इस क्षेत्र में, तो हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए। तो कुछ कहना यहाँ पर पूरी तरह से तय नहीं होगा। तो ये बीजेपी के लिए एक तरह से यहाँ पर कड़ी टक्कर हो रही है सपा उम्मीदवार को लेकर, है ना। हालांकि बीएसपी दूर दूर तक किसी भी सीट पर नहीं दिख रही है टक्कर में। हाँ, एक आध सीट जहाँ पर अभी मैं त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहा था वहाँ पर बीएसपी टक्कर में है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आप ये देखेंगे कि बीएसपी यानी हाथी की चाल नहीं चल पा रही है। ठीक है। अब अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, समझिएगा, आंध्र प्रदेश में इस समय विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ में कराए गए कल, और इसमें आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुआ और जो 25 लोकसभा की सीटें थी आंध्र प्रदेश में, उन तमाम लोकसभा की सीटों पर कल एक साथ क्या हुए, मतदान हुए।
और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो मूल रूप से जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो कौन है? YSRCP है, जो कि जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी है, जो कि पिछले चुनाव 2019 में 22 सीटें प्राप्त की थी 25 में से, समझिएगा। और दूसरी तरफ टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है ना। तो टीडीपी, बीजेपी और जनसेवा, इन तीनों का गठबंधन है। और जो सीट शेयरिंग में टीडीपी जो चुनाव लड़ रही है लोकसभा के 17 सीटों पर, बीजेपी जो है ना 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जनसेना जो है वो 2 सीटों पर क्या कर रही है? चुनाव लड़ रही है। और YSRCP जो है वो पूरे के पूरे 25 सीटों पर, लोकसभा के 25 सीटों पर क्या कर रही है? आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और चूंकि इस समय वर्तमान में जो है YSRCP की वहाँ पर सरकार भी थी, है ना, तो उनका अपना खुद का वोट बैंक भी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को वहाँ पे उम्मीद है कि YSRCP, जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, उनके लिए जनता की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और टीडीपी और एनडीए गठबंधन वालों को ये उम्मीद है कि हमारी सीटें यहाँ पर ज़्यादा निकल सकती है। तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो और टीडीपी, बीजेपी और जो है ना जो आपकी जनसेना पार्टी है, इनकी सीटें कुछ ज़्यादा निकल जाए, YSRCP की सीटें कुछ घट जाए। लेकिन हाँ, फिर भी YSRCP का वहाँ बहुत बड़ा क्या है? एक तरह से जनता के बीच प्रभाव है ना। जनता में उनकी मकबूलियत है, उनको मकबूलियत प्राप्त है। पिछले चुनाव में भी 22 सीटें YSRCP को वहाँ पर मिली थी। तो हो सकता है कि 2-4 सीटें घटे, लेकिन हाँ, जो भी सीटें YSRCP की होंगी वो सारी की सारी सीटें किधर जाएंगी? तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी। अगर आप बिहार की सीटों की बात करें तो बिहार में जो है ना 5 सीटों पर चुनाव हुआ, और बिहार में 5 सीटों में दरभंगा, बेगूसराय, इन सीटों पर तो बीजेपी बहुत मजबूत दिख रही है। लेकिन हाँ, मुंगेर में कांटे की टक्कर हो रही है, वो सीट किसी भी तरफ जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो है ना 2 और 3 के बीच एक तरह से लड़ाई चल रही है कि 2 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रही है और 3 सीट पर बीजेपी मजबूत दिख रही है। ठीक है। अगर आप जो है ना मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें, तो एमपी में 8 सीटों पर मतदान हुए, और इन 8 सीटों में से है ना 6 पर जो है ना बीजेपी मजबूत दिख रही है, और 2 पर जो है वो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। बात समझ रहे हैं? अगर आप जो है झारखंड की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के जेल भेज दिए जाने की वजह से थोड़ा सा जनता में आक्रोश भी हुआ, जिसकी वजह से मामला वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया है। और इस गड़बड़ी की वजह से वहाँ पर जो झारखंड में 4 सीटों में मुकाबला हुआ, तो 4 में से ऐसा लग रहा है कि या तो इंडिया गठबंधन को 2 मिल जाए, या 4 में से 1 इंडिया को मिले और 3 बीजेपी को मिले, ऐसा अनुमान वहाँ पर दिख रहा है। बात समझिएगा। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो है ना पिछले चुनाव के मुकाबले में बीजेपी को सीटें घटते हुए दिख रही। महाराष्ट्र में टोटल 11 सीटों पर मतदान हुए, और 11 में से जो है आप देखेंगे जब वहाँ पे चूंकि शिवसेना और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जो है ना 5 से 6 सीटें जाते दिख रही है, और 4 से 5 सीटें जो है ना वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। तो ये जो चौथा चरण था जिसमें बीजेपी है ना को बहुत ज़्यादा अनुमान था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा भी था कि हम पूर्वी क्षेत्र से जो है ना 400 आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, वो तो चुनावी उनका मामला है और वो तो कहेंगे ही, और कहना भी चाहिए। लेकिन अब ये तो समय बताएगा, जब 4 जून को हमारे सामने नतीजा आएगा तो हम लोग नतीजे को देखेंगे, और ये जो अनुमान हमारा है, मैं भी देखूंगा कि मेरा ये अनुमान कहाँ तक सही होता है। लेकिन लोगों की राय के अनुसार ये अनुमान तय किए गए हैं, जो अनुमान मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन, हर तरह की बातें आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।